आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। मेरे साथ मंच पर इस समय जो मेहमान मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी का शासन रहा और शायद यहाँ पर जितने भी दर्शक मौजूद हैं या जो मुझे देख रहे हैं इस समय एबीपी लाइव पर, वो इससे सहमत होंगे कि बीजेपी जब किसी राज्य में सरकार बना लेती है तो उसको हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। डॉन को जैसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन भूपेश बघेल जी ने वो कर दिखाया। कांग्रेस ने इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और इन्होंने जीत दिलाई। लगभग 3-3.25 साल का टेन्योर ये पूरा कर चुके हैं छत्तीसगढ़ में। तो जोरदार तालियां हो जाएं और फिर उसके बाद इस सत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। भूपेश बघेल जी, देखिए तालियां तो बज ही रही हैं, आपके प्रदेश की जनता भी आपके लिए तालियां बजा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आइडियाज ऑफ इंडिया ये थीम है इस मंच की, गोधन योजना, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदना, ये इनकी सरकार करती है। आप सबके दिमाग में आया होगा कि गोबर का क्या करेंगे 2 रुपए किलो का खरीद के, लेकिन उसका बड़ा फायदा हुआ, सफाई हुई, आवारा पशुओं से मुक्ति मिली और आमदनी भी हुई गरीबों की। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गांव की, ग्रामीण भारत की किसानों की राजनीति इनसे बेहतर आज की तारीख में कोई नहीं करता है। ये गोधन योजना, गोबर खरीदना दिमाग में कैसे आया भूपेश जी आपके? एबीपी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत कैसे हुई। पूरे देश में राजनीति चल रही थी गाय पर। गाय या मवेशी खरीदने बेचने वालों को भी सड़कों पे पिटाई होती थी, उस पर राजनीति। और मैं उसके पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हरिशंकर परसाई जी बड़े व्यंग्यकार थे। उन्होंने अपने लेखन में कहा कि देश में, पूरी दुनिया में गाय दूध देने का काम करती है, अकेला हमारा देश हिंदुस्तान जहां गाय ओट दिलाने का काम करती है। और पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से दौर चला कि लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, पिटाई हुई, थोड़ा सा मुंह पे, मृत्यु तक हो गई। लेकिन उससे जो समस्या है, ये तो एक राजनीतिक हिस्सा हो गया। दूसरा जो है, दूसरा पहलू था कि छुट्टे जो जानवर थे, पशुपालन अब के दौर में महंगा हो गया और लोग पशुओं को घर से छोड़ना शुरू किए, खेतों तक पहुंच गया और फसल बचाना मुश्किल। तो सड़कों पे एक्सीडेंट अलग हो रहे हैं और फसल बचाना मुश्किल। ऐसे में हमारे साथियों के साथ लगातार हम लोग चर्चा करते थे और एक निष्कर्ष पहुंचे कि जब तक के इसको हम अर्थ से नहीं जोड़ेंगे तब तक के इसका निदान नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने तय किया, चाहे वो दूध देने वाली मवेशी हो तब, या दूध न देने वाले, गोबर तो सबको देना है। और दूसरी राजनीति ये भी देखने को मिला कि गौशालाएं बहुत सारे खुले और सरकार अनुदान खूब दी, लेकिन जो अनुदान मिलता था उसे चारा देने की व्यवस्था नहीं होती थी। तो मवेशी है, गाय है, वो दुबली होती गई गौशाला में, और जो गौशाला चलाने वाले हैं वो मोटे होते गए। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो बहुत ईमानदारी से खुद पैसा कलेक्ट करके गौशाला चलाते हैं। उसी की देखा देखी सरकार ने भी किया। लेकिन जो दूसरे लोग जो आए वो केवल सेवा के भावना से नहीं आए, बल्कि पैसा कमाने के हिसाब से आए। तो वो लोग तो बहुत मोटे हुए और गाय मरती गई और आज भी मर रही हैं। तो इसलिए हमने तय किया कि यदि गोबर खरीदने की व्यवस्था कर ली जाए तो उससे लोग अर्थ से जुड़ेंगे, और जब गोबर खरीदेंगे तो बिना चारा खाए तो गोबर मिलना नहीं है, तो चारा भी खिलाएंगे, फिर उसके जानवर के पीछे पीछे कोई घूमेगा नहीं, फिर बांध के भी रखेंगे। तो इसलिए इसका समाधान ये हुआ कि हमने हर गांव में गौठान खोलने, हर पंचायत में, हमारे 11,000 पंचायत है, अभी तक के 10,500 पंचायतों में हमने गौठान की स्वीकृति दे दी और 8,000 से अधिक गौठान हमारे निर्मित हो गए और 6,500 गौठान है वो सक्रिय हैं। सक्रिय का मतलब यह है कि वहाँ मतलब गोबर भी खरीद रहे हैं, वहाँ गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, वहाँ दिया भी बना रहे हैं, गमला भी बना रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो पेंट बनाने का, गोबर अभी तक लीपने का काम आता था, पुताई भी करेंगे, प्राकृतिक पेंट के लिए हमने एमओयू किया है। और साथ साथ अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वालों के साथ एमओयू हुआ है, उससे हम
अब बिजली भी उत्पादन करेंगे। ठीक है, ये आपकी योजना तो शानदार है। मोदी जी ने भी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार कर रहे थे तो ये जिक्र किया कि जो आवारा पशुओं से उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि अब हम पशुओं को बांधेंगे और उनका गोबर भी इस्तेमाल होगा, खरीदा जाएगा। क्या भूपेश बघेल को ये जो योजना उनकी इतनी सफल हुई है कि मोदी जी जिक्र कर रहे हैं, उस योजना के सफल होने की खुशी है, या मोदी जी ने बघेल साहब को क्रेडिट नहीं दिया, इस बात की टीस है कहीं? देखिए, हमने योजना शुरू की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा के 4 कमेटियाँ ने अनुशंसा की भारत सरकार को कि जो छत्तीसगढ़ में जो गोबर खरीदी की व्यवस्था है, गोधन न्याय योजना है, उसको हूबहू पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इसके पहले गुजरात के विधानसभा की पूरी टीम आई थी, 21 सदस्य आए थे। वो लोग भी 3 दिन रह के हमारे गौठान का दौरा किए और नहीं, आप खुश हैं मोदी जी ने जिक्र किया आपकी इस योजना? बिल्कुल खुशी है, क्योंकि इस समस्या का समाधान ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए समस्या है। आज सड़कों पे यदि मवेशी मिल जाए, उसे एक्सीडेंट होता है तो जनधन की हानि हो रही है, तो नुकसान ही हो रहा है। यदि फसल हम नहीं बचा पा रहे हैं तो वो राष्ट्रीय क्षति है। और यदि हम धार्मिक भावना से भी जुड़े हुए हैं मवेशी से, पशुधन से, तो उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है। हम नारा लगा लेते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की जय हो, लेकिन गौ माता की सेवा कहाँ कर पा रहे हैं? तो हम इस माध्यम से, गोबर खरीदी के माध्यम से न केवल उन गरीब लोगों के अर्थव्यवस्था सुधारने का काम कर रहे हैं, बल्कि खेत के भी वर्मी कंपोस्ट यदि डालें, आज रासायनिक खाद मिल कहाँ रहा है? यदि मोदी जी का आप जिक्र किए हैं, पिछले साल से डीएपी मिलना बंद हो गया, यूरिया मिलना कम हो गया है, और अभी यूक्रेन की लड़ाई हो गई है, तो पता नहीं ये लड़ाई कहाँ तक जाता है। तो रॉ मटेरियल तो विदेश से आना है हमारे यहाँ, यदि नहीं आया तो निश्चित रूप से खाद का संकट आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में होगा। तो उसके भी यदि रासायनिक खाद नहीं मिलता तो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से अपन फसल बचा सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि वर्मी कंपोस्ट के फसल से यदि करते हैं तो हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, और ऑर्गेनिक खेती से जो फसल की कीमत है, मैं समझता हूं कि एबीपी के दर्शक उसको बेहतर समझते हैं कि ऑर्गेनिक जो फल है, सब्जी है, अनाज, उसका क्या महत्व है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2014 से गुजरात मॉडल का जिक्र हो रहा है, और उसी गुजरात मॉडल का जिक्र कर बीजेपी का जो विजय रथ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस जो है वो सबसे सफल मुख्यमंत्री के रूप में आपको पेश करती है, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होती है, तो क्या लग रहा है कि इस गुजरात मॉडल को छत्तीसगढ़ मॉडल, ये जो गोबर वाला मॉडल है, ये टक्कर दे पाएगा 2022 के चुनाव, 2024 के चुनाव में? आप जनता को इसको गुजरात मॉडल के ऊपर लाकर पेश कर पाएंगे? देखिए, गुजरात मॉडल की चर्चा अब कोई नहीं करते। गुजरात ने बहुत कुछ दिया देश को। गांधी जी जैसे भारत माता के सपूत, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे सपूत, तो वो उन्होंने देश की आज़ादी भी दिलाई, और देश के एकता और अखंडता बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अब 4 लोग निकले हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। तो आज स्थिति ये है कि जो निर्माण उस समय हुआ था, आज सारे बिक रहे हैं। आखिर गुजरात मॉडल है क्या? 8 साल मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन कोई बता दे गुजरात मॉडल का फायदा देश को क्या मिला? ये कोई बता सकता है? आज भारतीय जनता पार्टी भी गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं करते, लेकिन चर्चा छत्तीसगढ़ मॉडल की जरूर हो रही है। लेकिन एक के बाद एक राज्य का जीतना, अभी 5 राज्यों के नतीजे आए हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी की एक्सेप्टेंस नहीं है, उनके गुजरात मॉडल की? नहीं, हमने कभी नहीं कहा उस मॉडल की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन उसमें जो भारतीय जनता पार्टी जरूर फायदा हुआ है, देश को नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे देश कब कमजोर हुआ? देश कमजोर हुआ जब हिंदू और बौद्ध लड़े, तब मुगल आए। जब हिंदू और मुसलमान लड़े, तब अंग्रेज आए। आज पूरे आप भारतीय जनता पार्टी जो सिस्टम है बाइपोलराइजेशन करने के, बाइपोलर करने के जो पूरे इलेक्शन है, और उसके कारण से पूरा हिंदू को एक तरफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे निश्चित रूप से, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी प्रकार के, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, इसको सब एक तरफ कर रहे हैं। इसका खामियाजा, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फायदा तो हुआ है, लेकिन देश को नुकसान होगा, और देश कमजोर होगा तो निश्चित रूप से आने वाला हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। इस बात को हम पूरे भारतीयों को समझना चाहिए। मैं एबीपी के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, 15 साल के वनवास को आपने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में खत्म किया, 2024 में 10 साल कांग्रेस का वनवास हो जाएगा। क्या आपके पास ऐसी कोई रणनीति, ऐसा कोई रोड मैप है कि 2024 में आप कांग्रेस को उस मुकाम तक पहुंचा पाएं जैसे वो पहले चुनाव जीतती रहती थी? देखिए, एक चीज है कि जनता किसी एक व्यवस्था से लगातार जुड़ी नहीं रहती,
और इसी लोकतंत्र में 5 साल चुनाव की व्यवस्था है। 10 साल पहले एनडीए का था, 2 टर्म एनडीए को, फिर दो टर्म यूपीए को, फिर अभी 2 टर्म एनडीए को मिला है। आने वाले समय में जनता खुद ऑप्शन खोज लेगी। क्या भूपेश बघेल कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं? देखिए, जिम्मेदारी हमारे पार्टी के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जिसको लड़ने की इच्छा है, जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व करने की इच्छा है, मुझे बिल्कुल नहीं। जो मुझे पार्टी ने जो दिया है, जिस स्थिति में हूँ, मैं बेहद संतुष्ट हूँ। भूपेश जी, आप भी जानते हैं कि देश की राजनीति बदली है, कांग्रेस की स्थिति बदली है। इस पूरी परिस्थिति में भूपेश बघेल अपने को कहां देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस आपको सबसे सफल नेता के रूप में प्रस्तुत कर रही है, सबसे बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश है। पंजाब में जो भी हुआ उसके बाद एक नजर अगर किसी राज्य पर है कांग्रेस आला कमान की, तो वो है छत्तीसगढ़। ऐसे में भूपेश बघेल अपने को कहां देख रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रहेंगे या दिल्ली जाने का भी सपना देखते हैं? मेरा देखिए, पार्टी है तो भूपेश बघेल है। हाँ, भूपेश बघेल है तो पार्टी है, ऐसा नहीं है। तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पहले भी कार्यकर्ता था, अब हूँ और आगे भी रहूंगा। तो जो जिम्मेदारी पार्टी तय करती है वो मैं काम करता हूँ। मैंने अपने लिए कभी नहीं मांगा, चाहे विधानसभा का टिकट हो, चाहे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर हुआ, तब भी मैंने कभी लॉबिंग नहीं की। छत्तीसगढ़ में बना, डिप्टी लीडर बना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना, मैंने कभी मांग नहीं की। मुख्यमंत्री बना, तब भी मैंने मांग नहीं की। तो जो जिम्मेदारी पार्टी दे रही है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। आगे जो पार्टी तय करेगी वो काम करेंगे। ठीक है, आपने 2,500 रुपये समर्थन मूल्य के साथ आप छत्तीसगढ़ में धान खरीदते हैं, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम भी आप लागू करते हैं, छत्तीसगढ़ में आप सफल मुख्यमंत्री माने जाते हैं। लेकिन जब यही फायदे, यही सफलता आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाते हैं, वहाँ गिनाते हैं, तो आप समझा नहीं पाते हैं। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं समझ पाए? क्या कमी ये है कि आप लोग 5 साल का सिलेबस जो है वो 5 महीने में कवर करने की कोशिश करते हैं और बीजेपी 365 दिन 24/7 वही काम करती है? देखिए, बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं और दोनों सवाल को मैं उत्तर दूंगा। जो गुजरात मॉडल की बात है और छत्तीसगढ़ मॉडल में अंतर क्या है? गुजरात मॉडल में ये है कि सारे पैसे कुछ लोगों को हाथ में सौंप दो। छत्तीसगढ़ का मॉडल ये है कि जो राज्य का खजाना है उसमें सबका हिस्सेदारी है। चाहे किसानों की बात हो, 2500 रुपये क्विंटल देश में कहीं नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है लगातार 3 साल से। अभी राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक योजना शुरू की है, जिसके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, उसको भी 7,000 रुपया सालाना हम देंगे। गोबर खरीदी कर रहे हैं, लघु अनुपज पहले 7 ही खरीदा जाता था, अब 65 प्रकार के लघु अनुपज खरीद रहे हैं। और न केवल लघु अनुपज खरीद रहे हैं बल्कि उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और उसके वहाँ पैकेजिंग की व्यवस्था, मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उसके आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है। मिलेट्स का भी पूरा प्रोग्राम, पूरे देश में मिलेट्स पैदा होता है। लेकिन समर्थन मूल्य खरीदी की बात है तो केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। चाहे कोदो कूट की रागी, ये फायदा आप उत्तर प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं समझा पाए? मैं आ रहा हूँ आपके दूसरे सवाल में आ रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल में अंतर ये है कि वहाँ पैसा कुछ लोगों के हाथ में डाल दो और यहाँ छत्तीसगढ़ मॉडल में आम जनता को मजबूत करो, ताकतवर बनाओ। ये गांधी जी की जो ग्राम स्वराज्य है उसी से हम लोग आगे बढ़े हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको क्यों स्वीकार नहीं किया? सुना तो बहुत ध्यान से, चाहे वो गोधन न्याय की बात हो, चाहे वो धान खरीदी की बात हो, वो सारी बात वो ध्यान से सुने। लेकिन पहले से माइंड सेट था कि लोग योगी, कुछ लोग जो थे वो योगी हटाना चाहते, कुछ लोग थे वो मोदी को, योगी को रखना चाहते थे। तो ये जो पोलराइजेशन हुआ उसके कारण से ये जो हमारे मुद्दे वो छूट गए। लेकिन वो मुद्दे इस चुनाव में तो नहीं हुआ, लेकिन आगे जरूर उसका लाभ हमको मिलेगा। चलिए, आपके लिए, कांग्रेस के लिए, अभी तक तो आप मोदी और शाह की जोड़ी थी जिससे आप बार बार मतलब वो आपको पछाड़ रहे थे, और अब ये मोदी और योगी आ गए हैं। अब ये क्या माना जाए? ये इसका तो मतलब तिकड़ी हो गई है अब, मोदी योगी और शाह। इसका मतलब ये है कि जोड़ी तो 2 की हुई, चाहे अटल अडवाणी जी की जोड़ी, हाँ, मनमोहन सिंह जी सोनिया जी की जोड़ी, और उसके बाद अब मोदी और शाह की जोड़ी। अब तीसरे एंट्री कर दिए, तो क्या शाह को आप खारिज कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मुझे तो लगता है कि अब दोनों में से एक ही रहना चाहिए। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहते। अब कौन जाएगा जी सेंट्रल में और कौन सेंटर से हटेगा? आप बताइए, कौन जाए? आपकी क्या इच्छा है? अब ये आपके लिए मोदी और शाह की जोड़ी ज्यादा खतरनाक थी या मोदी और योगी की जोड़ी जो है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है? लड़ाई तो उनसे लड़ना है, वैचारिक हमारी लड़ाई, व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई नहीं है।
हाँ। तो लड़ाई तो उनसे लड़ेंगे, चाहे वो मोदी जी शाह जी रहें, चाहे मोदी जी योगी जी रहें। लेकिन ये सवाल जो है, इसका उत्तर तो केवल मोदी जी दे सकते हैं, कौन कहाँ, क्योंकि शतरंज खिलाड़ी वो हैं, मोहरा कौन कहाँ बैठेगा ये तो मोदी जी तय करेंगे। आप भूपेश बघेल जी कहते हैं कि मैं राम की राजनीति नहीं करता, आप राम की बात करते हैं, गाय गोबर की बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, आप माँ कौशल्या की बात करते हैं और कहते हैं कि हम बीजेपी से अलग हैं। आप क्या बीजेपी की पिच पर आकर ही बीजेपी को हराना चाहते हैं? क्या ये नहीं, कोशिश? मैं तो अपनी संस्कृति की बात करता हूँ। मेरी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है जिसमें हम राम को, कौशल्या चूंकि छत्तीसगढ़ की बेटी थी, तो इस कारण से हमारी बड़ी बहन, और इसलिए भगवान राम को हम लोग भांजा मानते हैं। इस कारण से जितने भी भांजा, हमारे 5 साल का भी उम्र के भांजा हो, उसका पैर छूते हैं, क्योंकि उसमें भगवान राम को देखते हैं। और मिलते हैं तब राम राम, विदा होते हैं तब राम राम। तो हमारी संस्कृति में राम, हमारे यहाँ राम कोठी भी मिलेगा, हमारे यहाँ राम नामी समाज भी मिलेगा। तो राम हमारे लिए केवल धार्मिक बात नहीं है, हमारी संस्कृति में रचा बसा है। और राम का वनवास हुआ तो सबसे ज़्यादा समय छत्तीसगढ़ में गुजारे, तो राम वनगमन पथ भी डेवलप कर रहे हैं। कहाँ सीता जी के चौका रहा है, कहाँ सबरी के पीछे जूठे बेर खिलाए, वो सब चीज़ को हम डेवलप करते जा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति उसको बढ़ावा दें, और हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। उसके नाम पर आप वोट की राजनीति नहीं करते। ये राम के नाम से वोट मांगते हैं। राम के लिए 15 साल छत्तीसगढ़ में रहे, कुछ नहीं किए, एक ईंट भी नहीं रखे। हम कौशल्या माता के जो मंदिर है, एकमात्र मंदिर है पूरी दुनिया में। ये वैसे ही आरोप है जैसे वो कहते हैं कि इतने साल कांग्रेस ने शासन चलाया, देखिए राम मंदिर तो हम ही ने बनाया। देखिए, इसने नहीं बनाया। राजीव जी ने उस समय भी कहा था कि कोर्ट का फैसला होगा, उस समय 1 इंच इधर से उधर नहीं होंगे। और ये भी मंदिर बनाए तब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उन्होंने कमेटी बनाने का निर्देश दिया, उसके हिसाब से बन रहा है। कोई भी सरकार रहती तो बनाता। भूपेश जी, आप हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार का साथ नहीं मिलता है। केंद्र और राज्य सरकार में अगर बेहतर समन्वय हो तो मुझे लगता है कि किसी भी राज्य के नागरिक हो उनको ज़्यादा फायदा होगा। क्या सारी गलती मोदी जी की है? आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल पाक साफ हैं, दूध के धुले हैं। अब दोष तो नहीं दूंगा, लेकिन हकीकत तो यही है। क्यों? आपने भी तो प्रधानमंत्री। हमारे संबंध क्यों बिगड़ेंगे? किसी संबंध क्यों बनता बिगड़ता राज्य का? सवाल राज्य के हितों का जब अनदेखा किया जाए, जो केंद्र से हमको जो हमारा हिस्सा है वो न मिले, तब ये विवाद शुरू होता है। जैसे आप जितने भी जो हमारी सेंट्रल एक्साइज है, उसका हिस्सा हमको नहीं मिलता। आपने भी तो प्रधानमंत्री आवास योजना को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया। पैसा देगा तब तो लागू करेंगे। नहीं, लड़ाई इसी बात की है। वो पैसा दे नहीं रहे हैं और बोलते लागू न करो। तो पैसा मिलेगा तब तो लागू करेंगे। आप हमारे करीब 30,000 करोड़ रुपए रोक के रखें, सेंट्रल एक्साइज का, जीएसटी का और दूसरे चीजों का। अब भारत सरकार सभी राज्यों क्या कर रही है कि आप जो जीएसटी का हिस्सा है उसमें उसके अगेंस्ट में लोन ले लो, और दूसरे तरफ हल्ला करते हैं कि सरकार, राज्य सरकार कर्जा ले रही। भारत सरकार खुद कहती कर्जा लो। जीएसटी का अगेंस्ट में सारे राज्य देश के वो सब लोन ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम उत्पादक राज्य हैं। अभी जून के महीने में हमको जीएसटी मिलना, जो कंपनसेशन हमको मिलता था, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो लगभग 5,000 करोड़ हमको मिलना बंद हो जाएगा। मतलब सारी कमियां जो है वो मोदी जी में हैं। अर्थव्यवस्था से संभल नहीं रहा है। जो नेहरू जी ने, जो इंदिरा जी ने या अन्य प्रधानमंत्री ने जितने निर्माण किए हैं उसको बेचने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रहा है। उसके बाद सारे एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दिए। उसके बाद भी क्या महंगाई कम हो रही है? आज डीजल के भाव में, ये 5 राज्य के चुनाव तक इंतजार कर रहे थे, 5 राज्य के चुनाव समाप्त हुआ, रोज 75 पैसे 80 पैसे पेट्रोल में, डीजल में वृद्धि हो रही है। एलपीजी, एनपीजी, सीएनजी इतना बढ़ रहा है, 50-50 रुपया, 25-25 रुपया, कोई बोलने वाला नहीं। पर बघेल जी, आप समझा तो पा नहीं रहे जनता को। वो एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। वो अगर इतनी कमियां हैं तो क्या इस देश की जनता ना समझ है, राज्यों की जनता ना समझ है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उसके बाद भी जीत रहे हैं। तो आप तो इसमें मैं कहूँगा कि आप वोट महंगाई के नाम से नहीं मांगते, आप वोट विकास के नाम से नहीं मांगते,
आप वोट रोजगार के नाम से नहीं मांगते। आप किसी नाम से वोट मांगते हैं? आप भावनात्मक मुद्दे पे, मैं हिंदू की सुरक्षा करूंगा, मैं बुलडोजर चलाऊंगा, ये जितने हैं उसको कभी कहेंगे कब्रिस्तान, कभी कहेंगे चचा जान, इस प्रकार के बातों से आप वोट मांगेंगे तो आप सरकार तो बना रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है लेकिन देश कमजोर हो रहा है, इस बात को समझना होगा हमको। अच्छा ठीक है, चलिए अब क्योंकि आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर बैठे हैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडर के क्या परिभाषा भूपेश बघेल इस मंच से हमारे दर्शकों को हमें बताएंगे। लीडर सबसे अच्छा वो है जो अच्छा से शासन दे, लोगों के अर्थव्यवस्था सुधारे, रोजगार का अवसर दे, सबको समान अवसर मिले और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो अपना समझे और सबके साथ न्याय करे। किसी को डर नहीं होना चाहिए। राहुल जी हैं वैसे लीडर? राहुल जी हैं वैसे लीडर? समय के साथ वो तय हो जाएगा। पर आपके ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए कम और गांधी परिवार के लिए ज्यादा काम करते हैं। भाई कांग्रेस के लिए ही काम कर रहा हूँ। मेरे नेता सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं। राहुल जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, तो मेरा नेता था। तो मैं क्या लीडर ये जिम्मेदारी नहीं लेगा कि एक के बाद एक राज्य आप हारते जा रहे हैं, अब लीडरशिप किसी और को संभालनी चाहिए? बिना अध्यक्ष की पार्टी इतने सालों से आप चुनाव हारे हैं लोकसभा का, उसके बाद से मोदी जी हर भाषण में कहते परिवारवाद खात्मा कर दूंगा, है ना, परिवारवाद। यूपी में गए तो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, यहाँ आएंगे तो ठाकरे परिवार की बात करेंगे। हमारे नेता के बारे में तो बोलते ही रहते हैं, क्या क्या तमगो से नवाजा है उसको बताने का आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? उसी परिवारवाद के आदि व्यक्ति ज्योतिरादित्य को ले लिए, जतीन प्रसाद को ले लिए, अपने अभी जो यूपी में मंत्रिमंडल बनाए, पत्नी केंद्र में मंत्री है, पति वो राज्य में मंत्री है। तो दूसरे के परिवारवाद है और खुद के पार्टी में यदि परिवारवाद चले तो परिवारवाद नहीं है। चलिए, बहुत बेबाकी के साथ भूपेश बघेल जी को आप सुन रहे हैं, हर बात का जवाब दे रहे हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व का एक और रूप भी है और वो रूप ये है कि ये पानी में उल्टी गुलाटी मारते हुए कभी आप इनको देखते हैं, कभी आप इनको बेहतरीन गाना गाते हुए सुनते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि क्योंकि ये आइडियाज ऑफ इंडिया है और एक मुख्यमंत्री ये आइडिया भी दे रहा है बॉलीवुड की धरती पर बैठ के कि गाना भी गाया जा सकता है, तो मैं चाहती हूँ कुछ आप गुनगुना दें आज हमारे लिए, तो बहुत अच्छा होगा। ये सबसे कठिन सवाल आपका है, इतने बचत सवालों को तो मैं झेल लिया, ये कठिन बहुत है। और यहाँ तो चाहे पार्श्व गायक कहें, गायिका कहें, चाहे संगीत के कितने साधक लोग हजारों लाखों की तादाद में यहाँ मुंबई में आते हैं, उनके बीच में आप मुझे गाना बेसुरे के गाना गाने के लिए बोलेंगे तो उचित तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपका आदेश हुआ है तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजगीत है उसी के 2 लाइन मैं गाना चाहूँगा। अर पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, माहू पावे परौं तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। चलते चलते क्योंकि देखिए समय का जो मीटर है वो कम होता जा रहा है, कश्मीर फाइल्स पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। इकलौते मुझे लगता है आप कांग्रेसी नेता होंगे जो कश्मीर फाइल्स देखने पहुँचे और बाहर निकलकर आपने कहा कि ये आधा सच है। पूरा सच क्या है जो बघेल नहीं समझा पा रहे हैं लोगों को? देखिए, यदि कश्मीर में जो कुछ हुआ आपने संकेत के रूप में दूसरे दलों को तो आपने बता दिया। डायरेक्टर का अधिकार है, फिल्म बनाने वाले का अधिकार है, लेकिन आपने ये नहीं बताया उस समय वहाँ राज्यपाल उपराज्यपाल कौन था, उस समय सत्ता में कौन बैठे थे। सत्ता में तो कौन बैठे? बीपी सिंह थे प्रधानमंत्री, किसके समर्थन में थे? अटल जी अडवाणी जी के समर्थन में थे। और साथ ही जगमोहन जी राज्यपाल थे, उन्होंने पलायन करने, सुरक्षा देने की बात नहीं की। आखिर राजीव जी लोकसभा के घेराव किए, संसद का घेराव किए, तब जाके फोर्स आप भेजे, उसको कश्मीरी पंडितों को पलायन करने दिया, रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि उस दौर में केवल कश्मीरी पंडितों को पलायन नहीं हुआ, उसमें बौद्धिस्ट भी पलायन हुआ, सिखों को भी पलायन हुआ, मुस्लिमों को भी पलायन हुआ और हत्याएं हुई।
केवल कश्मीरी पंडितों का नहीं हुआ। आप भी या यदि पूजा स्थल तोड़ा गया तो केवल हिंदुओं का पूजा स्थल तोड़ा नहीं गया। देखिए, चाहे आतंकवाद के कोई धर्म नहीं है, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों, किसी धर्म के हों, यदि वो आतंकवादी है या नक्सली हैं। बघेल जी, आखिरी सवाल, और क्योंकि अब ये लाल लाइट जो है वो मुझे दिखने लगी है, अब ना आपने कुछ किया उन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए और ना बीजेपी ने कुछ किया, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो आप नेता हैं, चाहे राजनीति आप करें या बीजेपी करे कश्मीरी पंडितों के नाम पर। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी सवाल उठाया था कि आज समाधान खोजने की आवश्यकता है। इस पिक्चर में भी समाधान कुछ नहीं बताया गया है, न ही जो प्रधानमंत्री जी तारीफ किए हैं उसके बाद भी कोई समाधान का कोई रास्ता। आप 370 हटा दिए, एक राज्य था उसको 3 भागों में बांट दिया, उसके बाद भी क्या कश्मीर से जो पलायन करने वाले लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे बौद्धिस्ट हों, उसको पुनर्वास के वापस लाने का आपके पास कोई योजना नहीं है। जहाँ तक के यूपीए सरकार की बात कहें तो मनमोहन सिंह जी ने उनके लिए मकान भी बनाया, उसका पेंशन भी बढ़ाया, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन आज जो कश्मीरी पंडितों के नाम से वोट की तैयारी करें 2024 की, वो क्या उनके वापसी की कोई व्यवस्था किए? एक भी कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में बसाने की कोशिश किए? नहीं किए। तो आप केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं, उनका भला नहीं करना चाहते, समस्या का समाधान नहीं चाहते आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बघेल जी, हमें समय देने के लिए, इस मंच पर आने के लिए और चिरपरिचित अंदाज में हर सवाल का बेबाकी से जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।